हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने रात में एक वीडियो करी थी एंड होपफुली उससे आज स्टेनो के एग्ज़ाम में तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आई वुड एडवाइस कि सबसे पहले तो उस वीडियो को आपको करना है एंड देन जो आज कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिले वो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि जो कल मैंने करवाए थे मैं फिर से आपको ही करवाने वाला हूँ। उसके लिए आप कल वाली वीडियो देखिएगा जाके, उसमें जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आपको करने हैं। उसके अलावा जो आज नए देखने को मिले वो इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ पहले ही मेंशन कर दूँ कि जो पॉलिटी के शेड्यूल्स हैं, कल बोला था मैंने आपसे कि 2 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिले हैं। ठीक है, और अगर आप गलत करके आए हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आ रहा है, इतना सिंपल टॉपिक है, फिर भी गलत कर रहे हैं तो वही मूर्ख के अलावा और कोई शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने कल बोला था ये कि भाई अगर आपको नहीं है आपके पास कोई सोर्स, फैटमैन है आपके पास तो फैटमैन से कर लो उसको। ठीक है, FRB नहीं है तो FRB 2.0 में मैंने करवा रखा है जिस भी लेक्चर में, उसमें जाके पॉलिटी में देख लो। नहीं है, जो भी है गूगल सर्च कर लो, लेकिन करके ज़रूर चले जाना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में रिवाइज़ करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो उसको ज़रूर करना, मतलब ऐसे टॉपिक्स आप मिस मत करो जो बार बार पूछ रहा है। और जो कल वाली वीडियो देख के जाना, ऐसा नहीं कि वो आज आ गए तो अब कल नहीं आएंगे, आएंगे वो। ठीक है, कल भी आएंगे वो। तो पॉक्सो एक्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। ओके, 2012 का एक्ट है, 14 नवंबर 2012 को इफेक्ट में आया था। एंड जब इंडिया ने जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992 को साइन किया था, तो उसको इफेक्ट देने के लिए ये जितने भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए अप्लाई करता है ये सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, उन सबको क्लियरली ये डिफाइन करता है। Aggravated sexual assault includes offenses by persons in position of trust, एग्जाम्पल पुलिस, टीचर, डॉक्टर, फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो इनको भी स्पेसिफाई किया गया। और व्हेन द चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, मैंडेट्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बना है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से बनेगा। ये सारी चीज़ें इतनी लंबी चौड़ी इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जब भी स्टेटमेंट और बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वैसे तो हम लोग की लेवल 2 सीरीज़ चल रही है अभी कि किस तरह से उन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे एक मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर डेफिनेशन टाइप हो कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, वैसे तो लेवल 2 सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने बताया, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट वाले मतलब जो डेफिनेशन वाले स्टेटमेंट होते हैं कि इसमें डेफिनेशन है, वो जनरली गलत नहीं होता है। जहाँ कोई डेटा होगा, जहाँ कोई फैक्ट लिखा होगा, वहाँ चांसेस होते हैं गलत होने के ज़्यादा। और या फिर जहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड वाली फिलॉसफी जो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ एक्सट्रीम कीवर्ड जैसे कि ओनली, ऑलवेज, नेवर, नन, इस तरह के जहाँ कीवर्ड देखने को मिले, थोड़ा सा कॉशियस हो जाया करो कि ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इट मैंडेट्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के समय पे चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होना चाहिए। चाइल्ड स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड एट होम और प्लेस ऑफ देयर चॉइस, जहाँ बच्चे को ठीक लगे, होम या फिर उनका जो चॉइस का प्लेस हो। नो रिपीटेड क्वेश्चनिंग और एक्सपोजर टू एक्यूज्ड, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चनिंग नहीं करनी। स्पेशल कोड टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोड स्टैब्लिश करी जाएगी। एंड द ट्रायल शुड आइडियली बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि 1 साल के अंदर, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। ये रट्टा मार लो, इसका आएगा पक्का आगे। ठीक है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है कि भाई रिपोर्ट आपको करना ही होगा। फेलियर टू रिपोर्ट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर रिपोर्ट नहीं किया तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ दी, मतलब चाइल्ड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है मीडिया फिर ट्रायल प्रोसीडिंग में। 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, इट इंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव अगर सेक्शुअल असॉल्ट है और एग्रेवेटेड है, एग्रेवेटेड हमने देखा है, इट इंक्लूड्स ऑफेंसेस बाई पर्सन्स इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। पुलिस है, टीचर है, डॉक्टर है, फैमिली मेम्बर है, यानी कि बच्चा उस पर ट्रस्ट कर सकता है, और अगर वो करेगा और भी पेनिट्रेटिव, ठीक है, तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, चाइल्ड विक्टिम्स आर एंटाइटल्ड टू राइट्स सच एज राइट टू बी हर्ड, राइट टू लीगल एड, मेडिकल असिस्टेंस, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। द एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल अदर इनकन्सिस्टेंट लॉस। तो यहाँ पर ये 1 ईयर वाली थोड़ी सी चीज़ और ये 19 का अमेंडमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बच्चियों के लिए, मतलब बच्चे जो लड़के हैं लड़कियाँ दोनों के लिए, 18 से जो नीचे है। इफेक्ट में कब आया था, 14 नवंबर 2012 को इफेक्ट में आया था। ओके, अभी आते हैं भारतीय न्याय संहिता, BNS। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे ये है क्या, तो इसने IPC को रिप्लेस किया, इंडियन पिनल कोड को। 1 जुलाई 2024 को आपको पता है IPC को रिप्लेस किया BNS ने, भारतीय न्याय संहिता ने। CRPC दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया BNSS ने।
और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, BSA ने। अब ये है क्या जो BNS से क्वेश्चन बन रहे हैं, लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं, स्टेनो में सिलेक्शन पोस्ट में बने थे, बट ये जो है थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं तो थोड़ा सा ना कॉशियस होकर जाना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड बन रहे हैं और थोड़े से नए तरह की जो धाराएं होती हैं अलग अलग वो पूछ रहा है। स्टूडेंट्स बता नहीं पाए एग्जैक्टली कि भाई एग्जैक्टली ये है, और एग्जैक्टली वो मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको। बट ये चीज़ें मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना। अगर फिर इस टफ क्वेश्चन टफ बनेगा, वो धारा पूछेगा तो इतनी धाराएं तो कोई रट के नहीं जाने वाला, सिंपल सी बात ये है। बस यहाँ पे करवाने का पर्पस ये है कि अगर बेसिक से सवाल बनता है तो वो हमसे बन जाए कि IPC वॉज रिप्लेस बाई BNS, CRPC बाई BNSS एंड इंडियन एविडेंस एक्ट बाई BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, 1 जुलाई 2024 को। इसमें टोटल 358 सेक्शन है, 20 चैप्टर हैं कवरिंग क्रिमिनल लॉ एस्पेक्ट्स। याद रहेगा ये इतना फैक्ट तो। 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर्स हैं। इट फोकसेस ऑन स्पीडी जस्टिस विद चार्जशीट फाइलिंग विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी, विद इन 2 मंथ्स जो है ट्रायल चलेगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स न्यू ऑफेंसेस सच एज मॉब लिंचिंग, इसमें इंक्लूडेड है, टेररिस्ट एक्ट इंक्लूडेड है, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट मेन एंड डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग इंक्लूडेड है। इट यूजेज सिंप्लीफाइड हिंदी एंड इंडियन लीगल कॉन्सेप्ट रिप्लेसिंग कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी, यानी हिंदी और इंडियन जो लीगल कॉन्सेप्ट है उनका इस्तेमाल है, क्योंकि ये IPC जो इंडियन पीनल कोड है ये थॉमस बैबिंगटन मैकोले के टाइम पे इसको कंपोज किया गया था और तब से चला आ रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम से, तो उस चीज़ को यहाँ पर हटाया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, कल भी मैंने आपको बोला था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखने को मिले भी आज, तो कल तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करवा ही देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आपसे पूछ सकता है बेसिक ये पूछेगा। 24 जुलाई 1991 1991 को इसको लॉन्च किया। उस टाइम पे PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, वित्त मंत्री। मेजर रीज़न था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कल भी बताया था। जो 1990 में इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि जो है 15 दिन का भी वो बियर कर सके, ठीक है। 15 दिन के भी बियर मतलब इंपोर्ट कर सके, वो इतना भी हमारे पास पैसा नहीं था उस टाइम की बात है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उसी को बोलते हैं, जिसके लिए फिर हम IMF के पास लोन लेने गए थे और फिर LPG रिफॉर्म्स करने पड़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी इकोनॉमी को लिबरेट करते हो सो दैट कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, जिसको हम FDI वगैरह बोलते हैं। अब देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरह की होती है, FDI और FPI, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अंतर ये होता है कि अगर कोई कंपनी 10% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी लेती है तो FDI, और अगर उससे कम लेती है तो FPI। ये स्टेबल तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ कोई विदेशी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं उसमें भी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में भी इन्वेस्ट करती है, उसको हम FDI बोलते हैं। FPI क्या होता है, थोड़ा सा इसको हॉट मनी बोला जाता है, कि भाई आए, इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत देखा कि मामला यहाँ तो ठीक नहीं चल रहा है तो लेके निकल गए, तो हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हमने देखा था 1948 में किस तरह से लाइसेंस राज शुरू हुआ, जो 1956 में चरम पे पहुंच गया। सेकंड इकोनॉमिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, सेकंड IPR में, आपको पता है हमने कल डिस्कस भी किया था। 3 शेड्यूल में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया, A B C, A में 17, B में 12 और बाकी C में। A में जितनी गवर्नमेंट हैंडल करेगी सारी, B में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और C में सारी प्राइवेट करेगी। तो ये लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया 1991 में, 1991 में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया गया कि आप भी अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डालो। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाकी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। लाइसेंसिंग की अगर बात करेंगे तो जैसे ने बताया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को इसने अबॉलिश किया। MRTP एक्ट ऑफ 1969 जो 1991 में फिर फर्दर अमेंड होता है, तो उसका रोल जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट का। FDI की अगर बात करेंगे तो FDI एनकरेज्ड, दैट इज ऑटोमेटिक अप्रूवल अप टू 51% इन सर्टेन सेक्टर्स। सर्टेन कुछ सेक्टर्स में 51% तक का हमने ऑटोमेटिक अप्रूवल कर दिया। जैसे अभी करंट अफेयर का न्यूज़ है, एंड दैट इज़ कि जो स्पेस सेक्टर में है, हमने, आपको पता भी होगा, FDI ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% कर दिया है। पब्लिक सेक्टर और बाकी दूसरा रूट क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल का रूट होता है वो। पब्लिक सेक्टर फोकस ऑन रिवाइविंग सिक यूनिट्स जिनकी हालत ख़राब हो चुकी है। डिसइन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन PSUs। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग हटाती है और प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा गवर्नमेंट के किस हेड में जाता है, ज़रा कमेंट में बताइएगा। इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस्ड। एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होता है, जो इंपोर्ट में टैक्स लगाया जाता है उसको इंपोर्ट, मतलब उसको टैरिफ बोलते हैं, जो अभी आपको पता है कि किस तरह से ये डोनाल्ड ट्रम्प लगा हुआ है टैरिफ इंक्रीज़ करने में। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटेड।
ठीक है। इम्पैक्ट शिफ्ट फ्रॉम क्लोज टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई हमारी, क्लोज इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड। और रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शेड्यूल से यार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पता नहीं क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है और आगे आएगा, अब पता नहीं आप देखोगे नहीं देखोगे, सच मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 है, 8 मतलब ये ओरिजिनली पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। हटाओ इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है। 8 ओरिजिनली थे, फिर ये 4 अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे बाद में, याद रहेगा, ठीक। याद कैसे रखते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू, ऐसे, ठीक है। अब कैसे है ये, टी से क्या है यहाँ पे, टेरिटरी, यानी कि नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़, नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। ई से एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट मतलब अलाउंस जो भत्ता वगैरह है। ए से अफर्मेशन एंड ओथ, ए से है अफर्मेशन एंड ओथ। आर से है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड राज्यसभा। एस से है शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, हम याद कर लेते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। लेकिन इसी को ही हम ट्राइबल एरिया बोलते हैं, ट्राइबल एरिया बोलते हैं। इसमें जो है ध्यान रखना है हमें, टोटल 4 राज्य आते हैं जिसको हम एटीएम मनी करके याद करते हैं, एटीएम मनी। लेकिन इस एटीएम में मनी नहीं है, मतलब एटीएम मनी, मतलब एटीएम मनी का है ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम, ठीक है, एम से मेघालय, और एम से मनी नहीं है मिज़ोरम, यानी कि मनी नहीं है इसमें, मनी मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना इसमें। असम में त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम है। एफ में फेडरल प्रोविज़न, फेडरल प्रोविज़न का मतलब इसमें 3 लिस्ट दी हुई है। 3 लिस्ट कौन कौन सी दी हुई है, ऐसे याद करो, ठीक है। 3 लिस्ट आपकी दी हुई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पहले 97 थे, अभी 100 है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पहले 66 थे, अभी 61 है। और कॉन्करेंट लिस्ट के पहले 47 थे, अभी 51 है, ठीक है, 51 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में ये जितने सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें यूनियन लिस्ट का सब पार्ट होंगी। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी हो गया, लिकर हो गया, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सब आता है। कॉन्करेंट में एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट्स एंड मेजर्स हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट में आती हैं, ठीक है। ओ में अगर बात करेंगे तो ओ में आता है आपका क्या, ओ में आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये टोटल पहले 14 थी, अभी 22 हैं। कैसे हुई, 8 ऐड हुई, कैसे ऐड हुई, तो 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई सिंधी, ओके। 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 92nd से ऐड हुई BDSM, दैट इज़ बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, BDSM। अब ये सोचो कि मैं आराम आराम से लिखूँगा तो रहने दो फिर तुम, ठीक है, तुम रहने ही दो फिर, ठीक है। एल से है, अब ये इनको हमने अमेंडमेंट से ऐड किया है। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया है 1951 में, इसको 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया है जो 1985 में हुआ था, इसको 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 और इसको 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 से ऐड किया है हमने, ठीक है, क्योंकि ये सब अमेंडमेंट से हुए। एल से है लैंड प्रोविजन, ठीक है। डी से है डिफेक्शन, दल बदल। पी से है पंचायत जिसमें 29 फंक्शनल आइटम है, और एम से म्यूनिसिपैलिटी जिसमें कि 18 फंक्शनल आइटम है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर है, तो ये मतलब मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया। बाकी आपको डेप्थ में अगर थोड़ा सा और समझना है तो आप FRB 2.0 का प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर पॉलिटी वाले लेक्चर में मैंने आपको करवाया होगा। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पे है, तो छोड़ना मत इसको, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने के जाने चांसेस है, और जो कल करवाए थे वो तो देख ही लेना, जो चाबहार पोर्ट करवाया था। एंड हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और अगर क्वेश्चन आया ऑर्गेनाइजेशन तुम ये बोले कि कठिन था, ये था, मचाया तुमने, देख लेना फिर हम, ठीक है। गलत हो जाए तो बताना मत हमको कि पढ़े नहीं थे, गलत हो गया है, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी इतना भी तक बता दिया क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बीमस्टेक से बनेगा या सार्क से बनेगा या ब्रिक्स से बनेगा, आसियान से बनेगा
और ये SCO से बनेगा, ठीक है। अभी तक इन्हीं से बना, इसके बाहर से नहीं गया, जो 5 ऑर्गेनाइजेशन बताए थे। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था, कौन कौन मेंबर है, और इक्का दुक्का इधर उधर की चीज़ देख लेना। इस्टेब्लिश और मेंबर भूलना मत इनको, ठीक है। इनको भूलना मत, कौन कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन मेंबर है। नहीं तो तुम जाओ अभी परमार SC टेलीग्राम पे, अभी रात में तो नहीं, ठीक है। सुबह डाल देंगे उठ के, सुबह, ठीक है। सुबह उठ के डाल देंगे, तो देख लेना उसको एक बार अच्छे से, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका टेलीग्राम का। बाकी ये मेरा मतलब जो चाबहार पोर्ट जो पिछले लेक्चर में बताया था वो तो अब देख ही लोगे, वो सब तो आने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे इस वीडियो से मतलब ये तो आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1918 फॉर श्योर पक्का आएगा। और ये एक नई चीज़ है जो मुझे लगता है आने के चांसेस हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा टफ टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये कि बेसिक कवर कर लो कि भाई अगर आसान है तो वो ना छूटे, बाकी तो सारी धाराएं तो कैसे याद करोगे, है कि नहीं। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।